हेलो फ्रेंड्स। हम अपने आज की वीडियो में साइकोलॉजी के कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप के, ठीक है। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं उन्हीं में से कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और आप देखकर इन्हें याद भी कर लीजिएगा। इजी है, एक नंबर में पूछे ही जाते हैं, 15 क्वेश्चन आने ही आने हैं, ठीक है। और ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं इसमें आप बना के भी कुछ नहीं लिख सकते, सीधा सीधा नंबर चला जाता है। तो इन पर ज़्यादा फोकस करना है आपको और चीज़ों को याद करते रहिए। ज़्यादातर टॉपिक इसमें कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ टॉपिक बचे हैं वो भी जल्दी कवर हो जाएंगे, ठीक है, बाल विकास में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि अधगम का सूझ का सिद्धांत किसने दिया था। अभी हमने ये टॉपिक कंप्लीट कराया था, अभी एक दो वीडियो पहले ही। तो अधगम का जो सूझ सिद्धांत है यह कोहलर का है, ठीक है। कोहलर ने ही सिद्धांत दिया था अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत, जो इन्होंने सुल्तान नामक चिंपैंजी पे प्रयोग किया था। सेकंड है, कोहलर ने जिस चिंपैंजी पे प्रयोग किया था उसका नाम क्या था। तो नाम तो मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो उस चिंपैंजी का नाम था सुल्तान, ठीक है। मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जिस चिंपैंजी पे प्रयोग किया था उसका नाम था सुल्तान। फिर थर्ड है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा कट गया है, तो मैं बता देता हूँ। संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक थे जीन पियाजे, और इन्हीं के सिद्धांत को विकासात्मक विकास का सिद्धांत भी कहा जाता है। इन्होंने 4 स्टेज बताई थी जो मैंने आपको बताई थी, जिसमें पहली थी क्या नाम है आपकी इंद्रिय गामक अवस्था, फिर थी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, फिर थी मूर्त संक्रियात्मक और लास्ट थी आपकी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। 4 अवस्थाएं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है। तो सामाजिक विकास के सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं ये वाइगॉस्की हैं, और इसी सिद्धांत को इनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत भी कहलाता है, ठीक है। तो वाइगॉस्की ने जेडपीडी का सिद्धांत दिया था जो मैंने आपको बताया था, जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है, दिया था ना। समीपस्थ विकास का सिद्धांत ही जिसे कहते हैं हम हिंदी में, कि अगर हम किसी बच्चे की थोड़ी मदद कर दें तो वो अपनी जितनी वो कर सकता है उससे आगे जाकर किसी भी कार्य को कर सकता है वो, ठीक है, अगर हम उसे थोड़ी सी मदद पहुंचा दे तो यही जेडपीडी था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि के बहुकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो बुद्धि का जो बहुकारक सिद्धांत था ये दिया था आपका थॉर्नडाइक ने। इसे बालू के ढेर का सिद्धांत भी कहते हैं, बहुतत्व सिद्धांत भी कहते हैं, कई नामों से ये जाना जाता है, और ये मैंने आपको पढ़ाया है जब मैंने आपको बुद्धि चैप्टर पढ़ाया था। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की आयु होती है। तो बाल विकास के अंतर्गत शैशवावस्था की जो आयु है वो है आपकी जन्म से लेकर 5 वर्ष तक। देखिए इसकी हर जगह अलग अलग एज दी जाती है। अगर आपको ये ऑप्शन मिलते हैं देखने में तो आपको जन्म से लेकर 5 वर्ष तक लगाना है, नहीं तो किसी जगह पे आपको अगर जन्म से 2 वर्ष तक दिखता है तो आपको जन्म से लेकर 2 वर्ष तक लगाना है, ठीक है। क्योंकि 2 से 6 तक पूर्व बाल्यावस्था आती है, 6 से 12 उत्तर बाल्यावस्था आती है, ठीक है। तो 0 से 2, अगर 0 से 2 ऑप्शन में नहीं है तो 0 से 5। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या कहलाता है। तो ये चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है लेकिन फिर भी इसके बारे में जान लेते हैं। जब एक समय में एक व्यक्ति किसी वस्तु पर अपना ध्यान एकत्रित करता है, ठीक है, उसी पर ध्यान लगाता है या किसी वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण करता है तो वो क्या कहलाता है, तो वो ध्यान कहलाता है, ठीक है। किसी समय एक व्यक्ति द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति पर चेतना का केंद्रीकरण ध्यान कहलाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा अनुसार किसी व्यक्ति वस्तु पर चेतना केंद्रित करता है तो ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। मतलब ऐसा ध्यान जो हम अपनी इच्छा के अनुसार लगाते हैं। जैसे मेरा मन है कि हम पुस्तकों पर अपना ध्यान लगाएं और मेरा ध्यान पुस्तकों पर लग रहा है, तो ऐसा जो ध्यान है वो ऐच्छिक ध्यान कहलाता है। और हम किसी चीज़ पर ध्यान लगाना चाह रहे हैं लेकिन नहीं लग रहा, किसी दूसरी चीज़ पर लग जाता है बार बार ध्यान जाके, तो ऐसा ध्यान जो होता है वो अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। जहाँ हमारी इच्छा नहीं होती लेकिन फिर भी हमारा ध्यान लग रहा है तो वो अनैच्छिक ध्यान है, और जहाँ पे हमारी इच्छा है वहाँ पे हम ध्यान लगा रहे हैं तो वो ऐच्छिक ध्यान है। फिर है वह ध्यान जिसमें अपनी इच्छा के बिना किसी व्यक्ति वस्तु पर अपना ध्यान केंद्रित करता है, क्या कहलाता है, तो ये मैंने आपको बता ही दिया। तो ऐसा ध्यान आपका अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। जब हम ध्यान नहीं लगाना चाह रहे लेकिन किसी किसी वस्तु पर हमारा ध्यान लग जाता है अपने आप, तो वो अनैच्छिक ध्यान कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तित्व भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता हो। यह विचार किसका है, ठीक है, ये कथन किसने दिया था, ये पूछा गया है कि व्यक्तिक भिन्नता के संबंध में आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता हो। तो ये भी मैंने जब व्यक्ति भिन्नता पढ़ाया तो आपको बताया था कि डेफिनेशन किसकी है, कि मापा जा सकने वाला व्यक्तित्व का कोई भी पहलू व्यक्तिक भिन्नता कहलाता है। तो ये कथन था आपका स्किनर का, तो ये स्किनर महोदय ने कहा था। फिर आपका प्रसूत अधगम का सिद्धांत किसने दिया। अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये पढ़ाया है कि क्रिया प्रसूत का सिद्धांत जो है आपका स्किनर का है,
ठीक है। इसे नैमित्तिक अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, और भी कई इसके नाम हैं। इन्होंने जो थॉर्नडाइक की एसआर सिद्धांत था उसे बदल दिया था और आरएस सिद्धांत बना दिया उसे, ठीक है। तो इसी सिद्धांत को आरएस थ्योरी भी बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है कि अधिगम में थॉर्नडाइक का नियम है, तो तत्परता का नियम भी इन्हीं का है, अभ्यास का नियम भी इन्हीं का है, प्रभाव का नियम भी इन्हीं का है। टैप करके मैंने इसकी फुल फॉर्म बनाई थी, तो ये तीनों ही नियम थॉर्नडाइक के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉटसन ने संवेग बताए हैं। तो संवेग वाला चैप्टर अभी आपका कंप्लीट नहीं किया है, लेकिन उसे भी जल्दी कर दूंगा। तो संवेग से अर्थ आप समझ लीजिए क्या होता है। तो संवेग का अर्थ होता है फीलिंग, ठीक है। संवेग को अगर हम डिफाइन करें इंग्लिश में तो उसे फीलिंग कहते हैं, जो हम फील करते हैं वही संवेग है, ठीक है। तो वॉटसन ने तीन तरीके के संवेग बताए थे, क्रोध, भय और प्रेम। इन्होंने कहा था कि किसी भी इंसान में 3 संवेग पाए जाते हैं, क्रोध, भय और प्रेम, ठीक है। तो वॉटसन ने ये बताए थे 3 संवेग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वॉटसन ने कौन से संवेग बताए। तो ये मैंने आपको बता ही दिया है कि वॉटसन ने 3 संवेग बताए थे कि किसी भी इंसान में भय, प्रेम और क्रोध 3 संवेग पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कबूतर पर अपना प्रयोग किया। तो ये भी अभी हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि स्किनर ने क्रिया प्रसूत का जो सिद्धांत दिया था, इन्होंने 2 लोगों पे प्रयोग किया था, चूहों पर और कबूतर पर। पहले चूहों पे पिक किया, फिर कबूतर पे किया था। 1938 में चूहों पे किया था प्रयोग, और 1943 में किस पे किया था, कबूतर पर। तो ये हो गया इसका आंसर, स्किनर। फिर नेक्स्ट है, परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। यह कथन किसका है। तो ये कथन मुनरो का था। मुनरो ने कहा था कि परिवर्तन श्रृंखला की वह अवस्था है जिसमें बालक भ्रूणावस्था से लेकर प्रौढ़ावस्था तक गुजरता है, विकास कहा जाता है। तो ये मुनरो का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि में निहित है अवधान, अनुभव, ज्ञान या मनोरंजन। तो मैं आपको बता दूं कि जो अवधान यहाँ पे लिखा हुआ है इसे ध्यान भी कह सकते हैं। तो ध्यान को ही दूसरा अगर नाम दिया जाए तो अवधान है, ठीक है। ध्यान का ही दूसरा नाम है अवधान। तो रुचि जहाँ होती है वहाँ पर ध्यान होता है, और जहाँ पे ध्यान होता है वहीं पे हमारी रुचि होती है, ठीक है। एक ही सिक्के के 2 पहलू कह सकते हैं कि आपकी रुचि उसी चीज़ में होगी जिसमें आपका ध्यान होगा, ठीक है। ज़्यादा फोकस करेंगे और आपका ध्यान जिस चीज़ में होगा तो मतलब है कि रुचि उसमें होगी होगी। तो रुचि में निहित क्या है, तो अवधान। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर है, रुचि तथा अवधान के संबंध में सही मत है। तो अवधान रुचि पर आधारित है, बिल्कुल सही बात है कि जहाँ ध्यान होगा आपका, जहाँ पर रुचि होगी जिस चीज़ में, उस पर ध्यान अपने आप लगेगा आपका, ठीक है। सेकंड है आपका, रुचि अवधान पर आधारित है। तो रुचि अवधान पर आधारित है मतलब जहाँ पर ध्यान होगा वहाँ पर रुचि होगी, ठीक है। दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, अपोजिट नहीं मतलब एक दूसरे पर आधारित हैं कह सकते हैं। और अवधान तथा रुचि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं, ये बात भी सही है। तो इसमें से तीनों ऑप्शन सही हैं, तो इसका द ऑप्शन हो जाएगा सभी। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से अप्रेरणा के स्रोत हैं। पहला बालक, सेकंड आवश्यकताएं, थर्ड उद्दीपक, और लास्ट है आपका आ ब सा दोनों, ठीक है। तो किसी भी चीज़ में आप प्रेरित कब होते हैं, आपकी प्रेरणा का स्रोत क्या है, किस किन चीज़ों से आप प्रेरित होते हैं। या तो आपकी कोई आवश्यकता हो तब आप प्रेरित होते हैं उस चीज़ के लिए, या कोई चीज़ आपको उत्तेजित कर रही हो। तो उद्दीपक जो होते हैं वो उत्तेजित करते हैं किसी भी चीज़ को। तो उद्दीपक और आवश्यकताएं दोनों ही आंसर हो जाएंगी, तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल ठीक होगा, आ व सा दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिगम के प्रयत्न और भूल के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो ये आपने अभी पढ़ा था हाल ही में कि थॉर्नडाइक ने प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत दिया था। प्रयोग किस पर किया था इन्होंने, तो बिल्ली के ऊपर किया था। तो थॉर्नडाइक का ही सिद्धांत है प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत। इसके कई नाम हैं, इसे हम लोग एसआर थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, या हम इसे कहें तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है। यह प्रयत्न एवं भूल लिखा है तो हम कह सकते हैं कि प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत भी इसी को कहा जाता है, ठीक है। तो कई नाम है इसके। फिर सेकंड क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, अवधान जिसे हम ध्यान भी कह सकते हैं में निहित है। तो देखिए ध्यान में जैसे हमने अभी पढ़ा था कि रुचि में क्या चीज़ निहित होती है, तो ध्यान निहित होता है। तो उसी तरह अवधान में रुचि निहित होगी, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन है, क्योंकि एक ही सिक्के के दोनों पहलू हैं, तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह रुचि में ध्यान निहित होता है उसी तरह अवधान या ध्यान में रुचि निहित होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नैतिक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है आपका कोहलबर्ग ने दिया था, काफ़ी फेमस है कोहलबर्ग। और इन्होंने क्या किया था, बच्चों की एज को डिवाइड कर दिया था नैतिक विकास के सिद्धांत में। इन्होंने 3 स्टेजें बताई थी, जिसमें था परंपरागत स्टेज थी, एक पूर्व परंपरागत स्टेज थी, एक पर परंपरागत स्टेज थी। तो 3 स्टेज बताई थी कि किस अवस्था में कितना बच्चों का नैतिक विकास होता है,
नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। यदि उसे उचित रूप से समझा जा सके तथा उचित ढंग से विकास हो सके तो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन था आपका थॉमसन का। थॉमसन ने कहा था कि बाल मनोविज्ञान सभी को एक नई दिशा में संकेत करता है। अगर इसे सही ढंग से समझा जा सके और उचित ढंग से इसका विकास हो सके तो प्रत्येक व्यक्ति एक सफल व्यक्ति बन सकता है। ठीक है, जितने भी बालक हैं वो प्रत्येक बालक एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। तो ये थॉमसन का कथन था। ये ऑप्शन आपका ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। यह कथन किसका है? देखिए, डेफिनेशन जो होती हैं, जो भी कथन होते हैं वो सेम टू सेम होते हैं, बस उसमें हल्का सा अंतर देखने को मिल सकता है। तो आप ये ना सोचिए कि एक अक्षर अलग है, आगे पीछे है, तो आप उसे समझ ना पाएँ। अंदाज़ा लगाइए, एक दो डेफिनेशन होती हैं जो एक ही दो व्यक्ति देते हैं, लेकिन क्या है वो इंग्लिश में देते हैं, लेकिन जब उनका हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता है तो इनका जो अर्थ होता है वो ऊपर नीचे कर देते हैं ये लोग, इसलिए थोड़ा सा अंतर आ जाता है इसमें, नहीं तो बात एक ही बोलते हैं ये। तो ये चीज़ कही थी आपकी स्किनर ने। आपका द ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्होंने कहा था कि सीखने का वक्र एक व्यक्ति की निश्चित क्रिया में प्रगति का ग्राफिक प्रदर्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस विधि के द्वारा मनुष्य के चेतन के साथ साथ अचेतन मन का भी अध्ययन किया जाता है? तो ये विधि आपकी कहलाती है मनोविश्लेषण विधि। इसे दिया था आपका सिगमंड फ्राइड ने, और इन्होंने मनोविज्ञान की एक और शाखा भी दी थी, जिसे हम लोग मनोविश्लेषणात्मक शाखा कहते हैं मनोविज्ञान की, और इसके जो प्रतिपादक थे आपके सिगमंड फ्राइड थे। ठीक है, वैसे ये पागलों के डॉक्टर थे और इनकी ज़्यादातर चीज़ें भी ऐसी ही थी। इन्होंने चेतन मन, अचेतन मन, इन सभी का अध्ययन किया था। मन की भी इन्होंने 3 अवस्थाएं बताई थी। जब आप टेट का पढ़ेंगे तब उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा तीनों अवस्थाएं। तो ये इसका जो आंसर है वो है मनोविश्लेषण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्पकालिक स्मृति है। इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है, व्यक्ति उत्तेजनाओं को अधिक समय तक याद रखता है, आ व बा दोनों। तो देखिए, अल्पकालिक जो स्मृति होती है इसमें व्यक्ति उत्तेजनाओं को शीघ्र भूल जाता है। मतलब अल्पकालिक से ही आपको क्लियर है ये चीज़। ठीक है, नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसी स्मृति जो कुछ समय के लिए रहती है अल्पकालिक कहलाती है। ठीक है, जिनमें व्यक्ति होता है चीज़ों को जल्दी भूल जाता है। तो आपका ए ऑप्शन सही होगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुचि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। पहला, परिवार की आर्थिक स्थिति। दूसरा है विद्यालय का कठोर वातावरण। थर्ड है आपका अभिभावकों का अनुचित व्यवहार। और फोर्थ है उपयुक्त सभी। तो ये सारे ही पार्ट्स, ठीक है, चारों जो ऑप्शन है चारों ही सही हैं, क्योंकि जो परिवार की आर्थिक स्थिति होती है ये भी रुचि को प्रभावित करता है। विद्यालय का कठोर वातावरण होगा तो वो भी रुचि को प्रभावित करेगा। और जो अभिभावक होते हैं उनका अगर व्यवहार सही नहीं है तो वो भी रुचि को प्रभावित करता है। तो इसका द ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, ये परिभाषा किसकी है? तो ये मैंने जब आपको वंशानुक्रम और वातावरण पढ़ाया था तो ये परिभाषा बताई भी थी कि ये परिभाषा किसकी है। तो ये परिभाषा है आपकी रूथ बेनेडिक्ट की। इन्होंने ही कहा था कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है, रूथ बेनेडिक्ट। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चिंतन में प्रयुक्त होने वाली सामग्री के अंतर्गत नहीं आता है? मतलब चिंतन आप कब करते हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो चिंतन के अंतर्गत नहीं आती? देखिए, पदार्थ पहला ऑप्शन है, सेकंड है प्रत्यय, थर्ड है प्रतिभा और लास्ट है आपका संवेदना। तो देखिए, जब कोई प्रत्यय होगा आपके अंदर, मतलब प्रत्यय से अगर इंग्लिश देखें इसकी तो कॉन्सेप्ट कहलाता है। कोई कॉन्सेप्ट आपके मन में चल रहा होगा तभी आप चिंतन करेंगे। ठीक है, चिंतन के लिए संवेदना का भी होना बहुत ज़रूरी है, प्रतिभा का होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि आप उतने होशियार ही नहीं तो उस चीज़ के बारे में आप सोचेंगे नहीं, तो प्रतिभा का होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें जो ऑप्शन ए है पदार्थ, इसका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, चिंतन के अंतर्गत, तो इसका ए ऑप्शन ठीक हो जाएगा, क्योंकि चिंतन में पदार्थ का कोई मतलब नहीं है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक के कोशों और पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला वह परिवर्तन जिसके कारण वह निश्चित समय पर ही कोई कार्य करने योग्य होता है। मतलब जैसे जैसे उसकी एज बढ़ रही है वैसे वैसे वो कार्य कर रहा है चीज़ों को। ठीक है, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा परिपक्वता, जिसे हम मैच्योरिटी कहते हैं। ये क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी समय के साथ ही साथ आता है ये। ठीक है, पहले नहीं हो जाता कोई व्यक्ति मैच्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो 30 वाले का आपका जो ऑप्शन है वो बी हो जाएगा, परिपक्वता। और 31 पढ़ते हैं, माता पिता तथा अन्य पूर्वजों से बालकों को जो आनुवंशिक गुण प्राप्त होते हैं उसके वाहक होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है आपका डीएनए, सेकंड है पीजीएन, थर्ड है आरएनए और लास्ट है जीन्स। तो हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि जीन्स को आनुवंशिक गुणों का वाहक कहा जाता है। यही जो होते हैं जो आनुवंशिक गुणों को माता पिता से संतान में पहुंचा। तो इसका आंसर होगा द।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य स्तर के बालक की बुद्धि लब्धि होती है 80 से 85, 70 से 80, 90 से 109 या 100 से 115। तो जब हम बुद्धि चैप्टर पढ़े थे तो हमने सारी बुद्धि लब्धियों के बारे में भी पढ़ा था कि जो 25 से नीचे होती है उसे जड़ बुद्धि या हीन बुद्धि बोलते हैं या महामूर्ख बुद्धि के नाम से जानते हैं। जो 140 से ऊपर होती है उसे प्रतिभाशाली बुद्धि के नाम से जानते हैं। जबकि सामान्य स्तर के जो बालक होते हैं उनकी बुद्धि लब्धि होती है आपकी 90 से 109। कई कई जगह आपको 90 से 110 भी देखने को मिलेगी, ठीक है, या 90 से 109 देखने को मिलेगी। तो इसका आंसर होगा 90 से 109। सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यक्तित्व परीक्षण के लिए प्रयुक्त होने वाली टीएटी परीक्षण का निर्माण किसने किया था? तो हमने परीक्षण जब पढ़े थे बुद्धि चैप्टर में, सॉरी व्यक्तित्व परीक्षण जो हमने पढ़े हैं, तो टीएटी परीक्षण जिसे हम लोग इंग्लिश में थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट भी कहते हैं, ये दिया था आपका मॉर्गन एवं मुरे ने, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मॉर्गन एवं मुरे ने दिया था टीएटी परीक्षण, जिसमें 31 कार्ड थे। 10-10 कार्ड सभी पे यूज़ कर, 20 कार्ड किसी एक व्यक्ति पे यूज़ किए जा सकते थे। 10 महिलाओं के लिए थे, 10 पुरुषों के लिए थे और 10 दोनों के लिए थे ना, ऐसे ही कुछ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बालक के केंद्रक में सामान्यतः कितने गुणसूत्र होते हैं? तो किसी भी बालक के केंद्रक यानी कि न्यूक्लियस में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, ठीक है। कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 46 गुणसूत्र। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण बुद्धि का मापन करता है? सीएटी, टीएटी, एमएटी या भाटिया बैटरी? तो हमने बुद्धि परीक्षण पढ़े ही थे सारे, तो हमें पता है कि इसमें से कौन सा आंसर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भाटिया बैटरी। तो जो भाटिया बैटरी परीक्षण है वो मुख्यतः बुद्धि मापन के लिए बना है, जबकि टीएटी, सीएटी, एमएटी ये सारे व्यक्तित्व मापन के परीक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बाल विकास के अंतर्गत बाल्यावस्था की अवधि मानी जाती है 6 से 10, 5 से 10, 10 से 18 या कोई नहीं? तो जो बाल्यावस्था की जो अवधि है वो 6 से 12 मानी जाती है, लेकिन 6 से 12 ऑप्शन है नहीं, तो हम 6 से 10 मानेंगे, ठीक है। तो 6 से 10 वर्ष के जो बालक होते हैं वो बाल्यावस्था में आते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो 2 से 6 पूर्व बाल्यावस्था कहलाती है और 6 से 12 आपकी उत्तर बाल्यावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल विकास के अंतर्गत किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो किशोरावस्था की आप सभी को पता है कि 12 से 18 की जो अवधि होती है वो किशोरावस्था की अवधि मानी जाती है। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत है। तो समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया था? पावलोव ने, स्किनर, फ्रोवेल या डाल्टन ने? तो समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत आपका पावलोव का सिद्धांत कहलाता है। क्लासिकल थ्योरी आपने पढ़ा होगा। इसे हिंदी में समृद्ध प्रतिक्रिया का सिद्धांत भी कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं, कई नाम से ये भी जाना जाता है। प्रयोग किस पे किया था इन्होंने? तो इन्होंने कुत्ते पर प्रयोग किया था। यूएसए के ये रहने वाले थे और कुत्ते पर इन्होंने प्रयोग किया था। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ए। फिर है, चिंपैंजी पर आधारित सूझ का सिद्धांत को किस नाम से जानते हैं? तो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसे अंतर्दृष्टि का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, या इसके और भी कई नाम हैं। इसे हम समग्र सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं या पूर्णाकृति सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि ये कोहलर ने दिया था। और कोहलर, कोफा और बर्दिमर, इन तीनों को ही किस नाम से जानते हैं? तो इन्हें गेस्टोल्टवादी कहा जाता है। इन्होंने गेस्टोल्टवादी मनोविज्ञान का जनक माना जाता है इन लोगों को। और गेस्टोल्ट का अर्थ होता है पूर्णतः या संपूर्णता, तो इसलिए इनके तीनों ही नाम हो जाएंगे और इसका आंसर हो जाएगा आपका द। फिर है, थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किया। तो थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर अपना प्रयोग किया था, ये आप सभी को पता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, संज्ञानात्मक विकास को 3 भागों क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था तथा संकेतात्मक अवस्था में विभाजित करने वाले मनोवैज्ञानिक थे? ब्रूनर, बिने, फ्रोवेल या कोहलर? तो देखिए, बाकी तो मैंने सब पढ़ाए हैं आपको, किसी ने नहीं दिया, खाली ब्रूनर बच रहे हैं। ये छूट गया था टॉपिक, मैं बाद में क्लियर करा दूंगा इसे। तो पहली बात तो ये है कि संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 लोगों ने दिया था, जिसमें जीन प्याजे भी थे, आपके वाइगोत्स्की भी उसी में आते हैं, और तीसरे जो नाम आता है तीसरा, वो था आपका ब्रूनर का। तो ब्रूनर ने भी संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। इन्होंने क्या किया था, इसे 3 भागों में बांटा था, क्रियात्मक अवस्था, प्रतिबिंबात्मक अवस्था और संकेतात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, ठीक है, ब्रूनर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्तर जिसमें बच्चा अपने परिवेश की वस्तुओं में विभेद करना प्रारंभ कर देता है, तो वह स्तर क्या कहलाता है? तो मैंने जब जीन प्याजे के बारे में आपको बताया था तो ये सारी अवस्थाएं आपको पढ़ाई थी। तो पहला है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, दूसरे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, थर्ड है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और लास्ट है आपका अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, क्योंकि इस अवस्था और इसका जो कालक्रम है, ठीक है, जो समय है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था का, यह है 2 साल से लेकर 7 साल तक। तो इस एज के जो बच्चे होते हैं वो बच्चों क्या करते हैं, अपनी आसपास की जो वस्तुएं होती हैं उनमें अंतर करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बा।
फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वह स्तर जिसमें बालक वस्तुओं एवं पदार्थों के संबंध में चिंतन करना, तर्क करना प्रारंभ करता है, वह कौन सा स्तर है? तो यह है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसका टाइम पीरियड था आपका 7 साल से 11 साल तक। मैंने बताया था कि जब बच्चा अपने आसपास की वस्तुओं के बारे में तर्क करने लगता है, उन्हें देखकर जब तर्क करता है, तो वो कहलाता है आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन कल्पना करके अगर किसी चीज़ के बारे में तर्क कर रहा है, तो वो आपका कहलाता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। वो आएगी आपकी 11 साल से ऊपर की एज के बच्चे। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सा, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक ने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में विभाजित किया? जीन पियाजे, कोहलर। तो इसका आंसर आप सभी को पता है कि जीन पियाजे हैं। जब मैंने अभी जीन पियाजे आपको पढ़ाया था, तो मैंने बताया था कि ये मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने बौद्धिक विकास को 4 अवस्थाओं में बांटा था। तो इस चारों अवस्था यही है, इंद्रिय जनित कामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, जीन पियाजे। फिर नेक्स्ट है आपका, थॉर्नडाइक ने अधगम के कितने गौण नियम दिए? तो थॉर्नडाइक के बारे में मैंने आपको पढ़ा ही था कि इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए थे, जिसे हमने टैप करके फुल फॉर्म बनाई थी। तत्परता का, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम। ठीक है, और 5 गौण नियम दिए थे, जिसकी ट्रिक बनाई थी हमने बी मास करके। ठीक है, तो 5 हो गए इनके गौण नियम। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अर्जित अप्रेरणा के अंतर्गत आता है? प्यास, भूख, निद्रा या प्रतिष्ठा? कहने का मतलब है ऐसी चीज़ जो आपको प्रेरित करती है। ठीक है, तो भूख, प्यास और निद्रा ये जन्मजात प्रेरणा के स्रोत हैं। ठीक है, इन्हें आप अर्जित नहीं करते, लेकिन प्रतिष्ठा एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अर्जित करना चाहते हैं। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीखी की सामग्री को पुनः स्मरण करने की असफलता क्या कहलाती है? मतलब आप किसी चीज़ को याद कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन आप याद नहीं कर पा रहे, तो ये चीज़ आपकी कहलाती है विस्मरण। ठीक है, जिसे हम विस्मृति भी कह सकते हैं। तो इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको कराए हैं। आगे और भी क्वेश्चंस कराएंगे जब सारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो पढ़ते रहिए अच्छे से और वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।